नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे माय व्यूज़ पे स्वागत है। आपने देखा होगा कि पिछले कई हफ्तों से मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के संदर्भ में जो भी इश्यूज़ है या फिर जो भी मसले हैं या जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में एक एक टॉपिक लेकर के आपसे बात करते रहता हूं। आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो आपसे जिस तरह से सवाल आप पूछ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसका अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। शुरू में कुछ वीडियो मैंने मराठी में किए। उसकी वजह ये थी कि महाराष्ट्र में 400 साढ़े 400 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो बड़ी बैंक है उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं कर रहा हूँ। जो बैंक छोटी हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस की कमी है या जिन्हें जो रिज़र्व बैंक के नियम है या रेगुलेशंस है उसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है, उनकी हेल्प के लिए मैं ये काम करता हूँ। और इसमें बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों से बातचीत करने में भी बहुत बड़ा मज़ा आता है। और पिछले 2 संडे को मैंने बैंकों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था मैसूर में, उसके 2 वीडियो डाले थे। एक एक वीडियो जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे है और दूसरा वीडियो वहाँ पे जो ओपन हाउस हुआ था उसके डिस्कशन का है। उसी दौरान मुझे कई लोगों ने ये बताया कि आप जो वीडियो कर रहे हैं वो अगर मराठी में है तो वो सीमित लोगों तक पहुंचेंगे, और अगर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो हिंदी और इंग्लिश में होना ज़रूरी है। एंड दिस देयरफॉर आई डिसाइडेड दैट hereafter the issues which are impacting the urban cooperative banks, I would be dealing it in English and Hindi mix, both way. आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में काम करते हैं, उनको ये लिंक भेजिएगा। और आपको अगर किसी विषय में रुचि है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में और उसमें अगर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर में डीलिंग की अगर ज़रूरत होगी तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर मेरा जो ईमेल है वो उस ईमेल पे भी आप उसे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, आप कभी वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं कर रहा हूँ वो एक हॉट टॉपिक जो सेक्टर में डिस्कशन में है, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है और उसमें जो रिज़र्व बैंक के का जो सर्कुलर है उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव मैटर है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है अभी एक 2-3 महीने पहले जो रिज़र्व बैंक ने रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की जो गाइडलाइंस दी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जिसके ऊपर मार्च 22 तक ये जो सिस्टम है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट या जो प्रोसेस होगा, ये एलिजिबल बैंक्स को मार्च 22 के पहले इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। दे मस्ट इम्प्लीमेंट द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट बिफोर March 22. I have been always saying that to avoid the clutter amongst the various input that you are getting, I will try to solve it by way of giving you a clarity. So today I am posting a detailed video about this entire concept, the entire Reserve Bank of India guidelines, not by me but by one of my professional friend who is a chartered accountant. Mr. Dhananjay Gokhale is a chartered accountant and he's an advisor to number of cooperative banks. He's into practice for a certain number of years. Has also worked under the Institutes of Auditing Standards Board. His exposure and experience has benefited during the conference when he presented this subject.
with the help of the organizers of Bangkok conference, I'm sharing his video on my YouTube channel. The fundamental concept about the risk-based internal audit would be cleared very quickly. So do listen to this video, watch, share, and if at all you need any help from Mr. Gokhale, please do let me know. I'll connect you and Mr. Gokhale for helping you out, ensuring that your bank survives, grows, and becomes stronger. Thank you for watching. I present to you Mr. Dhananjay Gokhale. Thank you. Namaskar. Thanks to the management committee people for inviting me over here. And as far as today's topic is concerned, I will be speaking on the risk-based internal audit. The topic is a little technical in nature, so it's a little difficult to take this topic post-lunch because it's a new concept as far as urban cooperative banks are concerned. As far as banking sector is concerned, it's a pretty old concept because that was implemented in commercial banks since almost last 2 decades. So initially when RBI had introduced that somewhere around 2000, it was initially introduced in scheduled commercial banks. And now after almost completion of 2 decades, it has got implemented in urban cooperative banks. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आरबीआई के सर्कुलर्स जो है वो सब इंग्लिश में ही रहते हैं. सो आई प्रिज्यूम दैट whenever I am referring to RBI circular, it's practically difficult to translate that as far as commercial terms are concerned. You can ask me any query in Hindi, Marathi, Gujarati, so I will answer that. So don't worry about that part. But as far as RBI is concerned, the circulars are not there in Hindi. So many times the issue is that I cannot translate that word to word. But still I will try to do that as much as possible. See, initially RBI ने circulars issue किए थे. So first circular was issued in 27 December 2002 and 2021 में 2 circulars issue हुए. One is in January, second one is in February. February circular talks specifically about urban cooperative banks with asset size beyond 500 crores. Asset word define किया नहीं है. So as far as normal accounting terms are concerned, it's balance sheet asset size. So we don't have to really harp on as to how to calculate that 500 crores. Second thing is that ये जो 500 करोड़ की जो limit है, that is a present limit. So it's not a permanent one. So it's very much expected that in times to come, in years to come, probably the limit will get lowered and it will get applicable to all the cooperative sector banks. Another important part as far as this risk-based internal audit is concerned, for the first time RBI has admitted that there is a need to deviate from regular routine internal audit practices. So जैसे आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट जो रहता है वहाँ पे ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट रहता है. इफ़ यू रिफर टू आरबीआई सर्कुलर ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट. इफ़ यू रिफर टू कंकरेंट ऑडिट रिलेटेड सर्कुलर इट टॉक्स अबाउट बैक टू बैक वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया इमीडिएटली इट वॉज सपोज टू बी वेरीफाइड. सपोज टू बी ये जो शब्द जो है वो मैंने इस्तेमाल इसके लिए किया कि it is the expectation of the regulator that all the things which are carried out at the bank, those are concurrently audited. In reality, all the banks are already far away from that. No bank is really doing concurrent audit as it is expected by the regulator. So maybe because of that, risk-based internal audit might have got evolved by understanding the realities of that. So let's first talk about what is the difference between routine internal audit and what is, how it distinguishes with risk-based internal audit. As I said that the traditional audit, which all of us are well aware about, or all of us are, have got involved in that particular process, is that it's a transaction-based audit.
So it doesn't have any importance which is given to the risk areas which are there in a particular transaction. So irrespective of area of banking operations, the risk-based internal audit, as it harps on risk mitigation or risk identification technologies, routine transaction audit doesn't talk about that. So जैसे रूटीन ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल इंस्पेक्शन ऑडिट है जो इंटरनली किया जाता है, या कंकरेंट ऑडिट है जहाँ पे मिक्स होता है, कुछ बैंक इंटरनली करती है, कुछ बैंक आउटसोर्स करती है, तो वहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन जैसे होते हैं वैसे वो खाली ऑडिट होता है. वहाँ पे रिस्क से एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी और इन डेप्थ कितना करना है उसका कुछ रेफरेंस आरबीआई के सर्कुलर में नहीं है, बैंक्स भी कुछ फॉलो नहीं करती है. रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में आरबीआई ने क्या कहा है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विथ ईच बिजनेस यूनिट. तो बिजनेस यूनिट का मतलब क्या है कि आप अगर नॉर्मल रूटीन बैंक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे बिजनेस यूनिट्स यानी आपके ब्रांचेस है वो एक बिजनेस यूनिट है, आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट है एक बिजनेस यूनिट है, ट्रेजरी है एक बिजनेस यूनिट है, एचआर डिपार्टमेंट एक बिजनेस यूनिट है. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके बैंक्स में कितने बिजनेस यूनिट्स है वो आपको आइडेंटिफाई आपने करना चाहिए. वंस यू आइडेंटिफाई ईच बिजनेस यूनिट देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट बिजनेस यूनिट. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके बैंक का इंटरनल ट्रेजरी है, करेंसी चेस्ट है, जहाँ पे मे बी यूजुअली सब बैंक्स में मेन ब्रांचेस में वहाँ पे रहता है. तो करेंसी चेस्ट में क्या क्या रिस्क रह सकती है? एक तो कैश का जो सिक्योरिटी है वो एक रिस्क है, कैश का अकाउंटिंग गलत हो सकता है ये दूसरी रिस्क है, कैश पिल्फरेज हो सकती है ये तीसरी रिस्क है. अभी ये जो रिस्क है जो मुझे रिस्क लगेगी वैसे ही आपको लगनी चाहिए ऐसा नहीं है. सो इट इज़ अ कस्टमाइज अप्रोच. तो बैंक ने खुद डिसाइड करना है कि मेरे यहाँ पे कौन से बिजनेस यूनिट्स है और वो बिजनेस यूनिट में लेवल ऑफ रिस्क कितना है मेरे बैंक के हिसाब से. तो ऐसे भी हो सकता है कि एक बैंक है जहाँ पे नॉलेज रिसोर्स सफिशिएंट है क्रेडिट डिपार्टमेंट में, तो वो बैंक में कैसे कि क्रेडिट ऑफिसर जो है वो नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली रिस्क कम है. लेकिन आप अगर दूसरी बैंक देखेंगे कि जहाँ पे रिसोर्स पूल ही कम है, नॉलेजेबल लोग ही कम है, तो वहाँ पे वो रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है. और एक आरबीआई के इसमें एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रेफरेंस आया है सर्कुलर में, तो वो मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ. आरबीआई ने एक रेफरेंस दिया है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है वो थर्ड डिफेंस है. अब ये थर्ड डिफेंस का मतलब क्या है? थर्ड डिफेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है. इसका मतलब क्या है? आप कौन सी भी एंटिटी अगर ले लेंगे, यानी बैंक रहे या कॉरपोरेट रहेंगे या पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, कुछ भी है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं वो है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसे. तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर या जो भी वो एंटिटी बिजनेस करते हैं उसके ऊपर, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. लाइन ऑफ डिफेंस यानी क्या कि कुछ गलत नहीं हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन चेक करता है उसके डिफेंस लेवल से. तो फर्स्ट कंट्रोल कौन करेंगे? तो जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो करेंगे कंट्रोल. सेकंड जो कंट्रोल है वो सेकंड कंट्रोल जो है जो मैनेजमेंट ने ओवरसाइट का फंक्शन डिसाइड किया रहता है वो सेकंड लेवल रहता है. यानी सिंपल टर्म में आपका जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस हो जाता है. थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस जो है उसको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट बोलते हैं और उसको इंडिपेंडेंट एश्योरेंस फंक्शन करके वो टेक्निकली उसको नॉमेनक्लेचर देते हैं. अभी जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट एश्योरेंस बोलते हैं इसका मतलब ये हो गया कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो भी लोग आपके बैंक में से करने वाले रहेंगे उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बाकी के कौन से भी फंक्शन में होना नहीं चाहिए. यानी मैनेजमेंट में भी उनका कंट्रोल या उनका इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए. मैनेजमेंट ने जो ओवरसाइट के लिए जो किए हैं फंक्शन, जैसे कुछ बैंक्स में क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल रहता है कि जो क्रेडिट का यानी बोरोवर्स जो रहते हैं उनका अकाउंट बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, या क्रेडिट डिपार्टमेंट रहता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट रहते हैं. तो ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने वाला जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. अभी ये जब भी वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तभी वो क्या करता है कि ये जो नॉर्मल रूटीन जो प्रोसेसेस जो है वो तो चलते रहेंगे, वो कहाँ पे भी डिस्पेंस ऑफ होने वाले नहीं है. लेकिन ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में जो लोग एम्प्लॉयड है या वो डिपार्टमेंट में जो है उनको एक तो बैंक का ओवरऑल प्रोसीजर मालूम रहना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक बिजनेस यूनिट में रिस्क कितना है और उसका असेसमेंट कितना होना चाहिए या वो असेसमेंट क्या पीरियड के लिए यानी वापस रिविजिट करना चाहिए,
वो ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में जो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे उनको डिसाइड करना रहता है। दो तीन चीज़ ये सर्कुलर में इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ प्रैक्टिकली स्टार्ट यानी इनिशियल स्टेज में थोड़ी डिफिकल्ट है। आरबीआई ने उसमें लिखा है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है वो आउटसोर्स हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कंकरेंट ऑडिट एक्सटर्नल सीए की फर्म करती है, वैसे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में एक्सपेक्टेड ही नहीं है। तो उसमें एक्सपेक्टेड क्या है कि बैंक ने जो इन हाउस आपका जो कैपेबिलिटी है ने, जो इन हाउस जो एम्प्लॉयज़ है आपके, उनमें से ही लोग रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए अपने आपको चुनने हैं जिनको ओवरऑल बैंकिंग का नॉलेज है और हर बिजनेस यूनिट का वो रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। अभी इसका मैं चैलेंजेस कहाँ पे उसके सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टिपिकली क्या हो जाता है कि कुछ जो स्पेशलाइज फंक्शंस बैंक में रहते हैं, जैसे आईटी है या ट्रेजरी है, तो वहाँ पे स्पेशलाइज यानी फंक्शन रहते हैं, इसके लिए लिमिटेड मैन पावर अवेलेबिलिटी रहती है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मैं एक बैंक में एम्प्लॉई हूँ और मैंने कभी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम ही नहीं किया है और मुझे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में बैंक ने डाल दिया कि आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करना है, तो मुझे अगर वो डिपार्टमेंट या बिजनेस यूनिट मालूम ही नहीं है तो मुझे रिस्क असेसमेंट ही करने का मैं कर नहीं सकूँगा। तो जो भी एम्प्लॉई बैंक सिलेक्ट करेगी, बैंक को ये पहले यानी देखना पड़ेगा कि उसको सब बैंकिंग एरियाज का नॉलेज है या नहीं, या वो टीम को नॉलेज है या नहीं। हर एक को तो सब मालूम नहीं रहेगा। अभी इससे प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाला है कि एक तो पहले से ये स्पेशलाइज फंक्शन जो है वहाँ पे एम्प्लॉई मिलते नहीं है। जैसे ट्रेजरी में डीलर है, वो टिपिकली बैंक्स में एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, मैक्सिमम बैंक्स में, बड़ी बैंक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी अगर एक ही डीलर मेरे पास है तो उसका रिस्क असेसमेंट वो डीलर तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद का रिस्क असेसमेंट कर नहीं सकेगा। इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करेगा, उसको ट्रेजरी का नॉलेज नहीं रह सकता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो रूटीनली बैंक में वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो वंस यू स्टार्ट दैट सिस्टम, कि कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव रहेगा या कोई भी मैनेजमेंट कैडर का जो भी बंदा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 साल ही वहाँ पे रहता है, वो अपने आप रोटेट जब भी होते जाता है तभी आपके पास रिसोर्स पूल जनरेट हो जाएगा। नहीं तो अरे ऑल ऑफ अ सडन तो ऐसे रिसोर्स पूल कभी जनरेट नहीं होते। अभी इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। पहली स्टेप ये है कि आपको बैंक की पॉलिसी जो है वो आपको पहले ड्राफ्ट करके वो बोर्ड लेवल पे अप्रूव करके लेनी है। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पॉलिसी रहनी चाहिए बैंक की। जैसे ऑडिट पॉलिसी रहती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रहती है, क्रेडिट पॉलिसी रहती है, वैसे ही बैंक की रिस्क बेस्ड इंटरनल पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का जो स्टेप्स जो इनिशिएट हो जाते हैं, जो आप एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई करते हो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में काम करने के लिए, उनके हिसाब से पहला स्टेप क्या है कि बैंक के सब बिजनेस यूनिट्स में उनको रिस्क असेसमेंट करना है। अभी यहाँ पे कैसे है कि आरबीआई ने प्रोसेस कुछ डिफाइन किया नहीं कि रिस्क असेसमेंट यानी क्या करना है। उसमें सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपके जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स है या डिपार्टमेंटल हेड्स है, या डिपार्टमेंटल हेड और उनके नेक्स्ट लेवल के जो भी लोग हैं, आप जब तक उनको साथ में नहीं लेते तब तक आप वो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस ही इन्वॉल्व यानी आप इवॉल्व ही कर नहीं सकते हो। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद रिस्क आपको एस्टिमेट करनी है कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, और उसके बाद आपको रिस्क इवैल्यूएट करनी है कि एक हर डिपार्टमेंट में रिस्क कौन सी है, उसकी ग्रेविटी कितनी है और आपके कंट्रोल मैकेनिज्म्स कैसे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके यहाँ पे गोल्ड लोन का स्कीम है क्रेडिट में। तो गोल्ड लोन के इंटरनल कंट्रोल क्या रहते हैं कि आपके एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वो हर बैंक में रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम कैसे हो जाता है कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट कुछ रहता नहीं है कि जो कस्टमर बैंक में आएगा, वो यानी वॉक इन जैसे कस्टमर आ जाता है, उसको अगर गोल्ड लोन चाहिए तो उसने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो टिपिकल स्टेप्स क्या है कि पहले उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद उसके जो बेसिक पेपर केवाईसी के पेपर्स है, इनकम पेपर्स है, वो आने चाहिए। बाद में उसके पास गोल्ड जो है उसका टेस्टिंग होना चाहिए, जो अप्रूव्ड ज्वेलर्स रहते हैं यानी जो गोल्ड स्मिथ रहते हैं, जो वैल्यूएशन करने के लिए रहते हैं, उनके यहाँ से होना चाहिए। बाद में कुछ बैंक्स में खुद का यानी उनका मेजर करने का सिस्टम रहता है, कुछ बैंक्स में वो भी आउटसोर्स होता है, तो वो हो जाता है। उसके बाद उसकी वैल्यूएशन आ जाती है, उसके बाद परसेंटेज जो है मार्जिन वो डिसाइड हो जाता है, और उसके बाद डिसबर्समेंट हो जाता है।
अभी इसमें रिस्क असेसमेंट में क्या क्या यानी स्टेप्स आ सकते हैं? पहले तो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या रिस्क रह सकती है। रिस्क ये रह सकती है कि वो जो गोल्ड आपके पास आ जाता है उसकी प्योरिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है, तो उसको मिटिगेट आपने कैसे किया कि आपने एक्सटर्नल गोल्डस्मिथ अपॉइंट किया, वो चेक करता है, आपको सर्टिफिकेट देता है। इसमें रिस्क क्या है कि उसकी मोनोपोली हो सकती है, यानी कुछ बैंक्स में ऐसे हो जाता है कि ये ब्रांच में ये गोल्डस्मिथ अपॉइंटेड है, दूसरे ब्रांच में दूसरा अपॉइंटेड है, तो जो भी बोरोवर आता है उसको पता रहता है कि ये ब्रांच में मैं जाऊंगा तो इसके ही पास उसका वैल्यूएशन होने वाला है। तो बैंक ये रिस्क मिटिगेट कैसे कर सकती है कि बैंक का जो पैनल है वहां पे किसके भी पास रैंडमली अगर वो गया वैल्यूएशन के लिए तो वो रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, नील तो कभी होती नहीं है। बाद में अप्रेजल ऑफिसर जो रहते हैं वो अगर आपने रोटेशन बेसिस पे रखेंगे तो कहाँ पे भी बोरोवर और जो यानी ऑफिसर जो रहता है उनका नेक्सस जो है वो ब्रेक हो जाता है। अभी ये हो गए आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और आपने मिटिगेट कैसे किए। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, एक तो वो उसको इवेल्युएट करता है कि इसमें रिस्क हाई है लो है। अभी हाई और लो रिस्क कहाँ पे रहेगी, एक तो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क रहती है जो बैंकिंग में रहती है, जैसे लोन एनपीए हो जाएगा, ये इनहेरेंट बैंकिंग बिजनेस रिस्क है। दूसरी रिस्क जो है वो रिस्क है वो कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल रिस्क यानी क्या, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि आपने गोल्डस्मिथ अपॉइंट किया लेकिन उसका अगर मोनोपोली है, पूरे बैंक में एक ही गोल्डस्मिथ है, तो उसके साथ यानी जो भी यानी अलग टाइप का फ्रॉड करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये जहां पे तो आपको हाई रिस्क लगता है दोनों चीज में, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में, तो वहां पे आपको क्या करना रहता है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा कि वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा और जहां पे लो रिस्क रहेगा वहां पे वो फ्रीक्वेंसी कम रखेगा लेकिन रैंडमनेस लेके आएगा, यानी सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा। तो आपको वो कॉम्बिनेशन करना रहता है कि रिस्क कितना है, इनहेरेंट रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क कितना है। दोनों हाई है तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना है, कवरेज ज़्यादा करना है। दोनों लो है, अगर जैसे लो का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैशियर है, कैशियर काउंट करता है कैश और एंड ऑफ द डे में कैशियर काउंट कैश करके कैश स्क्रॉल में साइन करके सेफ में रख देता है। अभी इसमें रिस्क क्या रहती है, रिस्क रहती है ड्यूरिंग द डे कैश के ऊपर कितना कंट्रोल है वो रिस्क है कि वहाँ पे टीमिंग एंड लीडिंग होता है या नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कोई लेंडिंग कैशियर ही नहीं कर रहा है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो आरबीआई ने भी अभी एक सर्कुलर इशू किया, उसमें रिसेंटली जो एक आरबीआई का सर्कुलर इशू हुआ जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो मैंडेटरी लीव का उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दिया है। और मैंडेटरी लीव कहाँ पे उन्होंने लिखा है, वो जो मैंडेटरी लीव है वो कौन से एम्प्लॉय को देना चाहिए कि जो क्रिटिकल पोजीशन पे है उसको देना चाहिए, यानी एग्जैक्टली कौन एग्जीक्यूटिव है वो उन्होंने डिफाइन किया नहीं है, तो वो हर एक बैंक ने डिफाइन करना है। जैसे ट्रेजरी हेड हो सकता है, हेड कैशियर हो सकता है, जो आपका मेन ब्रांच है वहाँ पे जो है वो। क्रेडिट डिपार्टमेंट में जिसको अगर अथॉरिटी दी है कि टीओडी और एडहॉक लिमिट सैंक्शन करने की सोल अथॉरिटी अगर किसको है तो वो हो सकता है। तो ये 10 दिन लीव क्यों है, मैंडेटरी लीव क्यों है कि ये 10 दिन में जो भी लीव पे जाता है, जो क्रिटिकल पोजीशन वाला जो आदमी है वो लीव पे जब ही जाएगा तभी उसकी जगह पे वो जो दूसरा आदमी बैठता है वहाँ पे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा रहेगा कि पंजाब नेशनल बैंक में जो फ्रॉड यानी जो सरफेस हो गया वो क्यों हुआ, क्योंकि वो पोजीशन पे जो एम्प्लॉय था वो जब भी रिटायर हो गया उसकी जगह पे दूसरा एम्प्लॉय आ गया। दूसरे एम्प्लॉय ने बैंक का ही प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन जो बोरोवर था वो अलग प्रोसीजर फॉलो कर रहा था जो पहला एम्प्लॉय था उसके साथ। तो नेक्सस कभी ब्रेक हुआ तो वो एम्प्लॉय जब भी था नहीं, एब्सेंट था या वो रिटायर हो गया था, तभी वो नेक्सस ब्रेक हो गया। तो आरबीआई का जो लीव का सर्कुलर है वो एक सिंपल एग्जांपल है कि रिस्क मिटिगेशन कैसे हो सकती है क्रिटिकल पोजीशन के यहाँ पे। अभी दूसरा एक यानी जो स्कोप जो है जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का डिफाइन किया है उसमें आरबीआई ने ओवरऑल गाइडलाइन दी है। तो वो गाइडलाइन यानी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट मैनुअल नहीं है, वो खाली 4 या 5 पेज का सर्कुलर है जहाँ पे खाली मेथडोलॉजी दी है। तो ये जो मेथडोलॉजी दी है उसमें एक स्पेसिफिक मेंशन भी आ गया है कि आरबीआई ने कैटेगरिकली मेंशन किया है कि अभी बैंक ने मैनुअल जो कंट्रोल सिस्टम बैंक्स की रहती है उसको चेंज करके जितनी ऑटोमेटेड सिस्टम आ जाएगी वो सिस्टम बैंक ने अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं 1-2 सिंपल उसके एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल यानी आरबीआई ने रिसेंटली सर्कुलर एक इशू किया था लास्ट ईयर में
कि उन्होंने बोला था कि अभी एनपीए आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग का जो प्रोसेस है वो डेली बेसिस के ऊपर और सीबीएस के थ्रू ऑटोमेटेड होना चाहिए, और उसका डेडलाइन था 30 जून, जो अभी हो गया। अब ये गाइडलाइन कुछ नई नहीं थी, जो मास्टर सर्कुलर 2015 का है वहाँ पे भी यही लिखा है कि एनपीए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए। सब बैंक्स तो बोल रही थी कि हम लोग तो कंप्लायंट है, हम लोग एनपीए आइडेंटिफिकेशन बराबर से कर रहे हैं, तभी भी आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे मैनुअल कंट्रोल था, यानी बैंक के पास, ऑलमोस्ट सब बैंक के पास ये टूल नहीं थे कि जहाँ पे सिस्टम जनरेटेड एनपीए स्टेटमेंट हो जाएगा, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और मैनुअल इंटरवेंशन नील हो जाएगा। तो वो अभी आ गया। इसका रीज़न यही है कि जितना प्रोसेस ऑटोमेटेड और इम्पर्सनल हो जाता है तभी मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो पूरा प्रोसेस है उसका बेसिस जो है वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट का बेसिस है। अभी एक्सेप्शनल रिपोर्ट जब भी सिस्टम से जनरेट हो जाते हैं तभी एक प्रिजम्पशन रहता है कि ये सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट है, यानी ट्रू एंड करेक्ट है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सीबीएस सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट हो जाते हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, यही किसी ने चेकिंग किया नहीं रहता है। उसका एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो भी सीबीएस सॉफ्टवेयर अभी बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, उसमें ऑटोमेशन जो एनपीए मार्किंग का है वो ऑटोमेशन तो पहले से ही था, लेकिन वो जो ट्रिगर था वो ऑफ किया था। यानी क्या हो जाता था कि सीबीएस आइडेंटिफाई तो एनपीए कर रही थी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद मार्किंग जो है वो प्रोसेस मैनुअल था। यानी समझो मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मुझे पता चला कि ये 10 अकाउंट एनपीए हो गए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्क करना ही नहीं है, मुझे मालूम है कि ये 10 है अकाउंट, तो इसमें मेरा मैनुअल इंटरवेंशन आ गया। तो पूरी जो सिस्टम है सीबीएस की, उसका जो बेनिफिट चाहिए था बैंक को वो तो निकल गया, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि अकाउंट एक्चुअल कितने हैं। अभी ये प्रोसेस जब भी ऑटोमेटेड हो जाता है तभी किसके भी हाथ में कुछ पावर्स ही नहीं रहते, वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है जो भी पैरामीटर्स आरबीआई ने दिए हुए उसके हिसाब से, और अकाउंट एनपीए हो जाता है। जब भी अपग्रेड होता है तभी भी वो भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना एक्सपेक्टेड है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, और वो ये जो टूल्स है वो अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक बैंक्स कभी यूज करती है ऐसे देखे ही नहीं है। टिपिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो कैट टूल्स रहते हैं, यानी कंप्यूटर असिस्टेड टूल्स उसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका जो सीबीएस में से जनरेट जो होते हैं, रिपोर्ट जनरेट होते हैं, उसका टेक्स्ट का डंप लेते हैं। ये जो टेक्स्ट का डंप रहता है वो टेक्स्ट का डंप यूज करके स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर रहते हैं जो आपको जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसके ऊपर डेटा प्रोसेसिंग करना है वो करके देते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझो यूसीआईसी चेक करना है बैंक में, यूनिक कस्टमर आईडी, तो आपके पास क्या क्या डंप रह सकते हैं। तो आपके पास नाम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, ये बेसिक क्राइटेरिया करके सब डिपॉजिट्स का और सब एडवांसेस का डंप आ सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि कौन से भी फॉर्मेट में भी अगर आपका डंप रहेगा, यानी पीडीएफ चलता है, उसको वर्ड चलता है, एक्सेल चलता है, टेक्स्ट भी चलता है, तो ये यूज करके आप कोरिलेट कर सकते हो कि डुप्लीकेट कस्टमर आईडी कौन से कस्टमर के लिए जनरेट हुए या नहीं हुए। तो उसको पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि पैन जो है वो अगर डुप्लीकेट है और आपका कस्ट आईडी जो है वो अगर, यानी सेम पैन के लिए 2 कस्ट आईडी है, तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट दे सकता है। और ये सब कैट टूल्स जो है वो कस्टमाइजेबल रहते हैं। अभी इसके लिए एक जो बॉदरिंग फैक्टर है वो एक ही रहता है कि ये कैट टूल्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं और कॉस्ट भी लगती है। यानी कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो कोई भी कैट टूल्स है, यानी एकदम लोअर लेवल का कैट टूल्स भी आप ले लेंगे तो उसका कॉस्टिंग जो है वो 3 या 5 लाख से चालू हो जाता है, और वो सिंगल लाइसेंस रहता है, यानी मल्टी यूजर के जैसा कुछ कंसेप्ट रहता नहीं है। अभी ये क्यों लगेगा कि आपको जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करना है वहां पे जो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करनी है उसके लिए आपको बेसिक सॉफ्टवेयर तो आपके हाथ में रहना चाहिए कि जहां से आप वो रिस्क आइडेंटिफाई कर सकोगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे रेवेन्यू लीकेज है जो सब बैंक के लिए यानी कॉमन टॉपिक रहता है कि रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफाई होना चाहिए, 1 रुपए का भी रेवेन्यू लीकेज होना नहीं चाहिए, आइडियल पोजीशन है। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकोगे, तो जैसे प्रोसेसिंग फी है, तो बैंक की प्रोसेसिंग फी जो है वो यूजुअली प्री डिफाइंड रहती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको खाली कंसेशन मिलते हैं। अब ये कैट टूल्स है वो क्या करते हैं कि वो जो प्रोसेसिंग फी का जो इनकम का जो अकाउंट है वो और एडवांस से सैंक्शन, रिन्यूड या एडहॉक जहाँ पे दिया है या एनहांसमेंट दिया है वो डेटा पुल करके मैच करते हैं। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि
प्रोसेसिंग फ़ी कितनी कलेक्ट होनी चाहिए थी और उसके हिसाब से एक्चुअल में कितनी कलेक्ट हो गई। अभी इसका आपको फ़ायदा क्या है, यानी ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया कि रेवेन्यू लीकेज जहाँ पे भी आइडेंटिफाई हो जाता है वहाँ पे बैंक का तो स्टेट यानी प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो लीकेज नहीं हो ऐसे आप मिटिगेट कर सकते हो। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को क्या करना रहता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आपको रेवेन्यू लीकेज चेक करके नहीं देगा, वो आपको क्या आइडेंटिफाई करके दे देगा कि रेवेन्यू लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है, वहाँ पे आपके कंट्रोल्स क्या है और आपके कंट्रोल्स वर्कआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो कंट्रोल सफिशिएंट है या नहीं है। वो एक्चुअल कैलकुलेशन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने वाला जो बंदा रहेगा वो करेगा ही नहीं। तो उसका फोकस कहाँ पे रहेगा कि आपके कंट्रोल सफिशिएंट है या नहीं, और अगर कंट्रोल सफिशिएंट है तो वो कंट्रोल्स वर्कआउट होते या नहीं होते। अभी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट का अगर आप दोनों लिंक करना चाहते हैं तो कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी सब बैंक्स में कंकरेंट ऑडिट सिस्टम तो है, आप कंकरेंट ऑडिटर से एक्सपेक्ट करते हो कि कंकरेंट ऑडिटर जो है वो आपके सब ट्रांजैक्शन चेक करता है और जो भी कुछ गलत है वो आपको टाइम टू टाइम बताता है। रियलिटी में क्या है कि कंकरेंट ऑडिट जो भी आपके यहाँ पे सीए कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिस्क बेस्ड कंकरेंट ऑडिट ही कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी खुद की फर्म है, हम लोग बैंक के ऑडिट्स करते हैं। हम लोग इंटरनली क्या डिस्कस करते हैं कि हम लोग ने कोई भी बैंक का ऑडिट किया तो हम लोग पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं कि ये बैंक का रेपुटेशन कैसा है, ये बैंक में इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, इनका प्लस पॉइंट कौन से है, निगेटिव पॉइंट कौन से है, जैसे क्रेडिट कंट्रोल कैसा है, मॉनिटरिंग कंट्रोल कैसा है, और उसके हिसाब से हम लोग सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। 100% चेकिंग किसको भी अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रेजरी का अगर ऑडिट है तो मैं क्या चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन बैंक्स ने किए। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है मेरे हिसाब से उसकी रिस्क कम है, क्योंकि वो एनडीएस होम प्लेटफॉर्म से हो जाएंगे, वहाँ पे रेगुलेटर का भी कंट्रोल है। लेकिन अगर नॉन एसएलआर सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन से, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रिस्क एरिया ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा कि नॉन एसएलआर के जो भी ट्रांजैक्शन है उसका मैं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग 100% रखूँगा। जीसेक का ट्रांजैक्शंस के जो चेकिंग है वो मैं 1%, 5%, 10% इतना ही चेकिंग करूँगा, क्योंकि वहाँ पे डेविएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन नॉन एसएलआर में ऐसा है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो आप कैप्चर कर नहीं सकते, और फेयर वैल्यू में अगर वो परचेस और सेल हुआ है या नहीं हुआ है वो डिसाइड करने के लिए मुझे डेटा मिलेगा ऐसा भी नहीं है। तो ऑथेंटिकेट डेटा ही मेरे पास नहीं है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल क्यों दिए कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो रॉकेट साइंस सबको लगता है कि कुछ नया आ गया, वो कुछ नया कुछ नहीं है। ऑडिटर्स ने ऑलरेडी वो अडॉप्ट किया है, बैंकर्स ने भी अडॉप्ट किया। अभी बैंकर्स ने कैसे अडॉप्ट किया वो मैं बताता हूँ, यानी एग्जैक्टली रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नहीं, लेकिन रिस्क मिटिगेट आप कैसे करते हो। समझो आपके पास 10 एग्जीक्यूटिव्स है या मैनेजमेंट कैडर के लोग हैं, वो 10 में से आपको पता रहता है कि इसमें से अच्छे लोग कौन हैं या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले लोग कौन हैं। सो व्हाट यू डू एक्चुअली इज दैट कि जो भी उसमें से अच्छे लोग हैं उनको आप पिकअप करते हो, उनका जो माइंडसेट है आपके हिसाब से वो हिसाब से उनको आप डिपार्टमेंट देते हो। कि जैसे कोई क्रेडिट में अच्छा है तो उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही आप रखते हो। अगर आपका कोई एम्प्लॉय ट्रेजरी में अच्छा है यानी ट्रेजरी मैनेजमेंट में अच्छा है तो वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ही रहता है। आप ट्रेजरी वाले को कभी भी डिपॉजिट डेस्क पे या डिपॉजिट सेक्शन का हेड नहीं करते हो, या क्रेडिट जिसका अच्छा है उसको आप एचआर डिपार्टमेंट में नहीं रखते हो। समझो एक आपके पास एग्जीक्यूटिव है जो बात करने में अच्छा नहीं है तो वो एचआर में या पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में कभी नहीं जाता है। तो आप इनडायरेक्टली वो रिस्क तो मिटिगेट करते हो, खाली उसको आप बोलते नहीं हो कि आप ये बोलते हो कि ये बैंकिंग प्रैक्टिस है, जो जहाँ पे अच्छा काम कर सकता है वहाँ पे वो डिपार्टमेंट वो हेड करेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे ये जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, मैं वापस क्यों रिस्क आइडेंटिफिकेशन के यहाँ पे आ रहा हूँ कि अभी कैसे हो गया है कि सब कोऑपरेटिव बैंक जो 500 करोड़ के ऊपर हैं उनको मार्च 2022 ये डेडलाइन दी गई है। तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि दूसरे बैंक का जो टेम्पलेट स्टैंडर्ड रहता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के टेम्पलेट्स रहते हैं। टेम्पलेट्स यानी क्या कि हर डिपार्टमेंट वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होते हैं वो लिस्ट आउट करते हैं, उसके सामने कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क ये दोनों में हाई या लो करके या परसेंटेज बेसिस के ऊपर वहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते। तो ये जो प्रोसेस है वो हर बैंक का अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक है, वहाँ पे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ऑलरेडी है, सालों से चल रहा है। आपको उसके टेम्पलेट्स भी मिल गए तो भी आपके कुछ काम के नहीं है।
क्योंकि वो जो तरीके से बैंकिंग करते हैं और आपकी बैंक जिस तरीके से बैंकिंग करेगी उसका एक दूसरे से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। तो रेडीमेड टेम्पलेट बेस्ड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इंप्लीमेंट अगर करेंगे तो वो इफेक्टिव कभी होता नहीं है। और एक चीज़ है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए 2-3 सॉफ्टवेयर वेंडर से उन्होंने रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स बनाए। रेडीमेड सॉफ्टवेयर से नहीं क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो खाली सॉफ्टवेयर में पुल किया है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कि ये अगर एरिया कैश मैनेजमेंट है तो ये 4 आपको पॉइंट्स कवर करने, क्रेडिट है तो ये 10 पॉइंट कवर करने। अगर आप ये यानी जो रेडीमेड सॉल्यूशंस है वो अगर आप ले लेंगे तो थोड़ा कैसे हो जाता है ना, समझो आपको शर्ट लेना है तो एक स्टैंडर्ड साइज सबको नहीं रहता है, हर एक को कस्टमाइज या टेलर मेड शर्ट अगर आप ले लेंगे तो फिट बराबर से होता है। तो आपको जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम करना है वहां पे जब तक आप आपके एग्जीक्यूटिव्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तब तक आपका इफेक्टिव कभी होगा भी नहीं। क्योंकि रेडीमेड सॉल्यूशन यानी कैसे हो जाएगा कि आप वो चार्ट जैसे भरते हो ना, येस नो जो सर्वे टाइप का रहता है कि जैसे अभी बहुत सारे वेबसाइट्स पे सर्वे रहते हैं, जैसे अमेजॉन है वो कस्टमर सर्वे करते हैं तो आपको येस नो करके या परसेंटेज में आपको आंसर करने पड़ते हैं कि हमारी सर्विस आपको कैसे लगी, 0 to 10 में आप बता दो। तो ये 0 to 10 में आप रिस्क उसमें लिख नहीं सकते, उसको रीजनिंग लगता है। और वो रीजनिंग कौन दे सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव या जो मैनेजमेंट कैडर का या इवन नॉर्मल एम्प्लॉय लेवल का जो भी एम्प्लॉय वहां पे है, वो जब तक आपको बताता नहीं है कि इसमें इनहेरेंट रिस्क क्या है, यानी कहाँ पे माल फंक्शनिंग हो सकता है या पिल्फरेज हो सकता है और वो मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ये जब तक आपको ऑपरेशनल लेवल के जो एम्प्लॉयज है वहां से अगर नहीं आता है तब तक वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। 2022 का जो डेडलाइन है इसका मतलब इतना ही है कि आपको प्रोसेस जो है वो सीरियसली चालू करना है। मार्च 2022 तक कोई भी बैंक का रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इसका रीजन भी मैं देता हूं। कमर्शियल बैंक जो है उनको 2 डिकेड्स पहले ने 20 साल पहले सर्कुलर्स आके गए, अभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ही है। अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहना चाहिए या इम्प्रोवाइजेशन स्टेज कहना चाहिए, इतना ही डिफरेंस है। तो सब एक साथ हो जाएगा, सब बैंक का रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट चालू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा, ऐसे आप आरबीआई को भी कभी मत बोलिए, क्योंकि आरबीआई अभी आपके पीछे लगेगा। जो भी 500 करोड़ के ऊपर के जो बैंक है उनको आप खाली वो प्रोसेस चालू कर सकते हैं। जो भी बैंक 500 करोड़ के नीचे है उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप वो प्रोसेस चालू करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी आने वाला है। अभी 500 करोड़ से 1 आध साल के बाद वो 250 करेंगे, बाद में 100 तक लेके आएंगे, ग्रेजुअली ये सब जगह पे आ जाएगा, क्योंकि मैनुअल जो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट है वो अभी फेस्ड आउट हो जाएगा। और एक सजेशन जो आरबीआई ने उनके सर्कुलर में की है वो ऐसे की है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में रोटेशनल बेसिस पे कभी ना कभी तो लेके आने चाहिए। नेशनलाइज बैंक इसके लिए क्या करते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नेशनलाइज बैंक्स में 3 या 5 साल का कंपलसरी रोटेशन क्राइटेरिया रहता है। इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय को कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ। कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे ज़्यादा चैलेंज ऐसे आ जाता है कि सब एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे सिवा ये बैंक चल नहीं सकती है, और ये टॉप से बॉटम तक सब जगह पे रहता है। जैसे सब स्टाफ भी रहेगा उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई फाइलिंग और हाउसकीपिंग करता ही नहीं है, मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे ये ब्रांच को कभी ये फाइल मिलेगी ही नहीं। ब्रांच मैनेजर को लगता है कि ये मेन ब्रांच है, जो भी बैंक के टॉप मोस्ट कस्टमर है उनको तो हैंडल खाली मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई आएगा तो वो तो भाग जाएगा। ऐसे कभी होता नहीं है। कोई भी बैंक एक पर्सन के ऊपर तो चलती नहीं है। तो आप जितना ये रोटेशन करते हो उतना एडवांटेज क्या हो जाता है कि अच्छी जो मैन पावर है उनको, मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझो आपने रूल किया कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आप जो सेटअप कर रहे हो वहाँ पे 3 साल का अगर सर्विस नहीं हुआ तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये अगर आपने सिस्टम किया तो अपने आप जो भी रहता है जिसको प्रमोशन चाहिए और जिसको आगे बढ़ना है वो कंपल्सरीली अच्छा काम करता है ऑडिट डिपार्टमेंट में। नहीं तो क्या हो जाता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट यानी पनिशमेंट डिपार्टमेंट रहता है कि इसको अगर कुछ भी नहीं आता है तो उसको ऑडिट में डाल दो तो कुछ तो करेगा। अभी ऐसा जो आदमी रहता है जो ऑडिट में जाता है वो भी क्या कहता है कि उसका तो मैनेजमेंट से कुछ तो पंगा हुआ रहता है, बोलता है अभी मैं देखता हूँ सबको। तो वो ऑडिट डिपार्टमेंट में जाता है, सब ब्रांच के पीछे पड़ता है, सब पॉइंट्स निकालता है जो कभी कंप्लायबल ही नहीं है और जो उसने भी कभी ब्रांच लेवल पे किए नहीं थे कंप्लाई, लेकिन उसको पता रहता है कि ये होता नहीं है अपने बैंक में।
लेकिन वो आरबीआई का सर्कुलर निकालेगा, ये वायलेशन है करके देगा, वो सब बड़ी लिस्ट बनाएगा। उसका सोल मोटिव यही रहेगा कि मुझे पनिशमेंट में जहाँ पे भेजा है तो मैं इतना ऐसे करूँगा कि उनको पनिशमेंट लगनी चाहिए और मुझे वो वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये अप्रोच से रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट चल नहीं सकता है, क्योंकि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का पर्पस ही ये नहीं है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का पर्पस खाली रिस्क मिटिगेशन का है, यानी उसके आगे उसमें कुछ भी नहीं है। यानी उसमें पेनल एक्शन किसको करना है, एचआर का कोई इशू है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें थोड़े चैलेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चैलेंजेस ये है कि टिपिकली जहाँ पे आपके पास मैन पावर ही लिमिटेड है, वहाँ पे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए ज़्यादा लोग आप बाजू में निकाल नहीं सकते। लेकिन उसमें सॉल्यूशन ऐसा है कि आप एक्सटर्नल एजेंसी जो है उनको लिमिटेड एक्सटेंट पर तक इन्वॉल्व कर सकते हो, कि जो हैंड होल्डिंग बोलते हैं ना, कि जो इम्प्लीमेंट होने तक आपको जो जरूरी लगता है उतना आप उनका हैंड होल्डिंग उनके साथ कर सकते हो। आपके पास अगर एग्जिस्टिंग अच्छे ऑडिटर्स है, आपके अच्छे ऑडिटर्स का मतलब है नहीं सचमुच में अच्छे ऑडिटर्स, कन्वीनियंट ऑडिटर नहीं, तो वो अगर ऑडिटर्स आपके पास है तो उनकी आप मदद लेके रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कर सकते हो। इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। जो भी बैंक ऑडिट में ऑडिट करने वाली फर्म्स है उनको सबको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कैसे वर्कआउट होता है वो नेशनलाइज्ड बैंक का काम करके पता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया कंसेप्ट है। उसका पैरेलल मैं कंसेप्ट देता हूँ। जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स करके कंपनी जो रहते प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें कंसेप्ट है जो कंपनीज एक्ट में है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी रिपोर्ट करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, उसके ऊपर हर एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है। ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो थोड़ा उसको पैरेलल है। तो उसका जो कंसेप्ट है कि ट्रांजिशनल ऑडिट करना नहीं है और रिस्क मिटिगेशन या रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करना है, वो सब ऑडिटर्स को पता है। एक ही है कि बैंक को अप्रोच अभी चेंज करना है कि ये ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं है। यानी आपने अगर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर जो है, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको अगर आपने बोला कि आपने 1 साल काम किया लेकिन 1 रुपये का रेवेन्यू लीकेज आपने ढूंढ के नहीं दिया, उसका काम ही नहीं है ये। उसका काम इतना है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है, जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट किए वो सफिशिएंट है या नहीं, सफिशिएंट नहीं है तो क्या एडिशनल कंट्रोल होने चाहिए, सफिशिएंट है अगर तो वो जैसे आपको, यानी आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसे चलने चले वैसे ही चल रहे हैं या उसमें एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉ है। ये 2 ही चीज खाली रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर करता है। 2-3 डूज एंड डोंट्स में खाली आपको बताना चाहूँगा जो आरबीआई के सर्कुलर में नहीं है, क्योंकि आरबीआई डूज एंड डोंट्स ऑडिट के बारे में कभी कहती नहीं है। एक पहली चीज़ ऐसी है कि रेडीमेड सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है, आपको बैंक के हिसाब से ही चेंज करना है। बैंक का साइज़, बैंक का अवेलेबल मैन पावर, इसके हिसाब से ही करना है। जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया कि एक स्टैंडर्ड साइज का शर्ट कभी रहता नहीं है, हर एक के लिए अलग लगता है। तो ये कंसेप्ट भी ऐसा ही है। ट्रेनिंग जो है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का, वो आप जितना दे सकोगे सब एग्जीक्यूटिव्स को, सब मैनेजरियल कैडर को, उतना अच्छा है, क्योंकि उनको वो कंसेप्ट अप्रिशिएट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है बैंक का, जो भी डिपार्टमेंट्स आपने डिफाइन किए या हायरार्की स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे भी डिसरप्ट करने का एक्सपेक्टेशन ये सर्कुलर में भी नहीं है और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, हायरार्की कहाँ पे भी चेंज नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब भी ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का जिक्र करते हैं तो तभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो हम लोग थियोरेटिकली करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि एग्जिस्टिंग अभी बैंक क्या कर रही है उतने ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ भूल जाते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी बैंक के हिसाब से एग्जांपल अगर देना है तो ऐसा है कि अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जैसे कस्टमर वॉक इन बैंक में आने का अगर जो आपने फुटफॉल देखेंगे तो लास्ट कुछ साल में वो कम होते जा रहे हैं। ग्रेजुअली डिजिटल बैंकिंग की तरफ भी बैंकिंग बढ़ता जाएगा। ऐसे भी हो सकेगा कि बैंक के लिए, ब्रांच के लिए एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है, जो अभी बड़ी बैंक लगती है, यानी बड़ी ब्रांच लगती है एरिया वाइज, वो भी अभी लगेगी नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि 10x10 का जो छोटा केबिन रहता है वो आपका ब्रांच हो सकता है। उसका रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सब चीज़ चेंज हो रही है। उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कुछ आप में से कुछ लोगों को पता भी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो करके एप्लीकेशन है। वो जो योनो एप्लीकेशन है उसमें ऑनलाइन लोन का एप्लीकेशन हो जाता है, ऑनलाइन लोन सैंक्शन भी होता है। वो कस्टमर एक भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है,
वो कस्टमर ब्रांच को विजिट भी नहीं करता है, यानी वो प्रैक्टिकली वो फेसलेस यानी लोन एप्लीकेशन है, फेसलेस लोन सैंक्शन है, डिसबर्समेंट भी वैसे ही होता है, क्लोज भी वैसे ही होता है। अभी ये सब चीज़ जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी वैसे आपका जो बैंकिंग बिजनेस है वहाँ पे डिसरप्टिव चेंजेस होते जाएंगे। यानी नॉर्मल बैंकिंग ही अगर ख़त्म हो गया, जो मैनुअल बैंकिंग है, समझो कल उठ के आरबीआई ने बोला कि चेक अगर है तो हर चेक के पीछे आपको 1000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, तो कोई चेक यूज़ नहीं करेगा, सब अपने आप NEFT RTGS सब चालू करेंगे। जब तक ये कंपलसरी पुश नहीं मिलता है तब तक सब चलता है। जैसे अभी पैंडेमिक में बैंकिंग एक्टिविटी चालू थी लेकिन फुटफॉल कम हो गए थे बैंक में, लेकिन जो बैंक के पास नेट बैंकिंग था वहाँ पे नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी वॉल्यूम सेम था। अपने आप लोगों ने चेक यूज़ करना कम किया, अपने आप लोगों ने कैश विड्रॉ करना ATM से या नॉर्मल बैंक में आके करना बंद कर दिया। तो आगे जाके ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके बैंक के ऊपर क्या रिस्क है वो भी इसमें आना चाहिए। मैंने एग्जांपल क्यों दिया कि टेक्नोलॉजी का जब भी चेंजेस जब भी हो जाते हैं तभी सब बिजनेस और सब प्रोफेशन में उसके चेंजेस हो जाते हैं। मैं और एक कंपेरेबल एग्जांपल देता हूँ। जैसे CA की प्रैक्टिस है तो GST ऑडिट है वो बंद कर दिया, तो अगर एक CA की जो खाली GST ऑडिट कर रहा है उसका बिजनेस बंद हो गया। मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन जो है उसको मोनोपोली कभी भी नहीं रहती है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को जो एक यानी सबको अच्छा लगता है कहने के लिए कि हम लोग ही ऑफिशियल एरिया में सब फैसिलिटीज़ देते हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और थोड़ा बिटर सेंस में बोल रहा हूँ। अभी ऑफिशियल एरिया में जहाँ पे भी इंटरनेट पहुँच गया है वहाँ पे बैंक की ज़रूरत जो है वो आधी हो गई है, क्योंकि वो गूगल पे यूज़ करते हैं सब लोग, पेटीएम यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, नॉर्मल बैंकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जब भी नेक्स्ट जनरेशन जब भी बैंकिंग यूज़ करेगी ऑफिशियल एरिया में भी, तो वो ट्रेडिशनल बैंकिंग ही यूज़ करेगी ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी। तो ये जो चैलेंजेस है ये भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में बिजनेस रिस्क के साइड से आपको देखना चाहिए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है वैसे आपको वो अडॉप्ट यानी इंटरनली अडॉप्ट यानी आपने करना चाहिए। बाकी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का ओवरऑल अगर मैं जस्ट समराइज करूंगा तो ऐसा है कि इसमें नया कुछ नहीं है, बैंकर्स और ऑडिटर्स ऑलरेडी वो कर रहे हैं, खाली उसको आप रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते नहीं है। आप बोलते कि कंकरेंट ऑडिटर्स है हमारे पास। आपके कोई भी कंकरेंट ऑडिटर डेली ब्रांच में जाते नहीं है, आपके कोई भी कंकरेंट ऑडिटर डेली ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते। आपने ऑलरेडी वो एक्सेप्ट किया, आप अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ भी लिखिए, वो कभी होने वाला नहीं है। तो ये जो सैंपल चेकिंग है वो कैसे हो जाता है कि एक एरिया में मुझे कितना चेक करना है, तो रिस्क असेसमेंट बैंक का और ऑडिटर का इसके हिसाब से ही हो रहा है, वो खाली अभी फॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये ऐसा बड़ा है, रॉकेट साइंस है, ये पहले यानी ये प्री कंसीव नोशन जो है वो आप निकाल दीजिए, और आपको एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन एप्लीकेशन बैंक में करना ग्रेजुअली आप चालू कीजिए। मे भी एक डिपार्टमेंट आप पहला करो, उसके बाद दूसरा ले लो, ग्रेजुअली आप कर सकते हो। तो जस्ट ओवरव्यू था, ये डिटेल टेक्निकल नहीं था। हिंदी में मालूम नहीं मैंने कितना फ्लुएंटली दिया है, नहीं दिया, दिया। ओके, थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो ले सकते हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट छोड़ के भी रहेंगे तो भी चलेंगे। स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए रिस्क बेस्ड रिक्वायरमेंट में? वेदर इट शुड बी सीए जरूरत है या उसमें कुछ ऐसा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? CA is not required. He should have sufficient banking knowledge. I will just put it in different word. He should have good banking domain expertise. That is sufficient. He can be undergraduate also. He should understand the banking. एक ही एडिशनल है जो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए सपोर्टिव है, उसको जो कैट टूल्स जो है ना, जो सिस्टम असिस्टेड टूल्स है, उसका ट्रेनिंग जो है वो अगर रहेगा तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। वो नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बैंक का डेटा डंप मिलके कुछ नहीं कोई कर सकता है।
वो यूज़ कैसा करना है वो उसको बैंकिंग डोमेन एक्सपर्टीज रहेगा तो समझेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी आदमी वहाँ पे रहेगा ना वो थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए, यानी उसकी एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो कम होनी चाहिए, यानी टॉलरेंस लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं, क्योंकि टॉलरेंस लेवल अगर ज़्यादा है तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही होता है बैंकिंग सेक्टर में, ऐसे अगर कोई कहेगा तो उसका कुछ इफेक्टिवनेस नहीं है। लेकिन क्वालिफिकेशन कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यानी सीए रहेगा तो अच्छा है लेकिन ज़रूरत नहीं है। सगळ्यांना एकदा धन्यवाद आणि नमस्कार, थँक्यू।